हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं सचिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट मेजरमेंट के बारे में। ये लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है लेक्चर मेजरमेंट का और ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपकी स्टडी में और आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। ठीक है। दूसरी चीज़ ये आपको बताना था कि मेरे एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट के मैं लेक्चर भी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रहा हूँ। 8 से 10 लेक्चर मैंने उसमें अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में जाके एनालॉग डिजिटल सर्किट के लेक्चरों को देख सकते हैं। राइट। नेक्स्ट चीज़ आपके लिए मेज़रमेंट की है कि मेज़रमेंट आपका सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। राइट। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो चैप्टर है मेज़रमेंट का वो हर एक गवर्नमेंट में अलग अलग कैटेगरी हैं कि कितने मार्क्स का उस गवर्नमेंट एग्जाम में ये पेपर में मार्क्स का पूछता है। राइट। जैसे लाइक दैट आपका यूपीपीसीएल और एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है इसमें जो इसका क्या वेटेज है वो कम से कम आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। राइट। अदर एग्ज़ाम है जैसे आपके डीआरडीओ है, बार्क है या कोई अदर रिलेटिव एग्जाम है उसमें इसका वेटेज 8 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। राइट। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप समझ सकते होंगे 8 से मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका वेटेज कितना आपके लिए है। राइट। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले इसमें आपको बता देता हूँ कि मेज़रमेंट को हमने किस कैटेगरी में मैंने डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहली चीज़ है कि मेज़रमेंट को मैंने करीब इसके 26 लेक्चर में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। 26 लेक्चर में ऑलमोस्ट आपका मेज़रमेंट चैप्टर जो आपका ख़त्म हो जाएगा। राइट। तो जो स्टूडेंट आपके डिप्लोमा कर रहे हैं, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये सब्जेक्ट बहुत ही वेटेज रखता है। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप समझ सकते हो जैसे पावर सिस्टम मशीन इंपॉर्टेंस है ऐसे ही इस सब्जेक्ट का भी काफ़ी वेटेज है। आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट मेजरमेंट लैब अगर आप लोगों ने अपने डिप्लोमा में या इंजीनियरिंग में आपने लैब कर रखी है तो इस सब्जेक्ट को समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी और आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हैं। राइट। तीसरी चीज़ आज के लेक्चर में मुझे डिस्कस करना है, थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं आपको मेजरमेंट के कैटेगरी जो आपकी रेजिस्टेंस की कैटेगरी है उसके बारे में कि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस और मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस किस तरीके से आप मेज़र करते हो और इसके कितने अंदर इसको डिवाइड कर रखा है, कितने इसके मेथड हैं, उन मेथड को समझेंगे। राइट। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कौन सी क्या मतलब जैसे मीडियम टाइप का रेजिस्टेंस है, लो टाइप का रेजिस्टेंस है, हाई टाइप का रेजिस्टेंस है, उनके अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी आती है या कितनी लेवल तक का वो लो टाइप है, हाई टाइप है, वो कितने टाइप का मेजरमेंट को मेजर कर सकता है। राइट। तो इन सब चीज़ों को समझने से पहले आप ये समझिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस को समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए कि सपोज दैट आपका एक सर्किट है जिसमें कोई आपका एक एलिमेंट कनेक्टेड है और उसमें आपकी 8 वोल्ट की कोई बैटरी या कोई 10 वोल्ट की आपकी कोई बैटरी कनेक्टेड है। सपोज दैट मैंने 8 वोल्ट की बैटरी मान ली। ये कोई एलिमेंट है जो आपका 10 ओम का या 30 ओम का जो मर्जी आपका वो रेजिस्टेंस है आपका 10। अब क्या है कि आपका यहाँ पे कोई एक तरीके से रेजिस्टेंस का मतलब ये लोड का मतलब यहाँ पे क्या एक बल्ब कनेक्टेड है। ठीक है। अब मान लो इस बल्ब को आपकी ज़रूरत है 7 एम्पियर की। राइट। 7 एम्पियर या 6 एम्पियर पे आपका क्या है ये जो बल्ब है वो आसानी से ग्लो करेगा और इसको कोई नुकसान नहीं होगा। राइट। अब बात आती है कि ये बल्ब कैसे मतलब ख़राब होगा, यानी कि अगर मान लो इसको 7 एम्पियर से ज़्यादा करंट अगर चली गई तो ये ख़राब हो जाएगा। तो उसके कारण अगर मान लो आपके सर्किट में कोई और एलिमेंट नहीं है तो ज़्यादा करंट जाएगा इसको, तो इसको मतलब इसको करंट को कम करने के लिए यानी रुकावट पैदा करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, किसी भी सर्किट में रुकावट पैदा करना। ठीक है। यानी कि आपका जो जितनी आपकी जो एलिमेंट है या लोड है उसको उतनी करंट को फ्लो कराना सर्किट के अंदर। राइट। अब सपोज दैट कि आपके पास एक कंडक्टर है। राइट। सपोज दैट आपके पास एक कोई कंडक्टर है, ये मैंने एक कंडक्टर मान लिया। ठीक है। जिसकी कोई ना कोई लेंथ होगी तो मैंने उसकी जो लेंथ है वो मान ली L है, L मीटर है। ठीक है। अब इस कंडक्टर की लेंथ के बाद आपका इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ एरिया होगा, उस एरिया को मान लिया मैंने A। राइट। अब
ये जो कुछ ना कुछ ये मटेरियल का बना हुआ कंडक्टर, उस मटेरियल को भी डिस्कस करूँगा कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, मटेरियल किस चीज़ का बना होना चाहिए। तो सपोज दैट आर इसका जो मटेरियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल अपॉन ए, राइट। यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। अब बात आती है कि सपोज दैट आपका एरिया अगर आपका सपोज दैट ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, कम होगा। अगर उसका एरिया अगर कम है तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल सर्किट में, आपने फ्यूज़ देखा होगा, फ्यूज़ में आप क्या यूज़ करते हो, एक वायर यूज़ करते हो, पतला सा थिन वायर यूज़ करते हो। वो पतला इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हो कि अगर मान लो आपके सर्किट में 10 वाट का लोड घर के अंदर कनेक्टेड है तो 10 वाट का लोड के अकॉर्डिंग आप इसमें वायर कनेक्ट करते हो। अगर मान लो इससे ज़्यादा मोटा वायर यूज़ कर लिया तो आपके सर्किट को ख़राब कर सकता है, क्योंकि इसमें उससे पहले मेल्ट होगा, टूटेगा नहीं ना वायर। तो आपका क्या है, इस लोड के अकॉर्डिंग आप पतला वायर यूज़ करोगे तो जैसे ही इस सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा या ज़्यादा लोड के अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा तो ये वायर क्या होगा, आपका मेल्ट होके टूट जाएगा। तो आपके जो सर्किट है, घर के अप्लायंस है, वो आपके क्या हैं, बचे रहेंगे और इसमें सेफ भी रहेगा। तो इस वजह से फ्यूज़ के अंदर भी हम पतला वायर यूज़ करते हैं, राइट। अब बात आती है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। सबसे पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया था आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, जब मैं इसमें से प्रोपोर्शनल उठाता हूँ तो एक आता है रो, एल अपॉन ए। यहाँ पे जो रो है इसको समझना है। रो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टिविटी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखी है रो। अब रो जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है इसकी ओम मीटर। तो आप इसको समझ लीजिए, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब बात आती है कि रेजिस्टेंस के मेथड क्या है मेज़र करने के लिए। तो सबसे पहला जो मेथड है आपका मीडियम टाइप का रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट है आपका लो टाइप का, तीसरा है आपका हाई टाइप का। इन सबको समझने हैं आपको इस लेक्चर में। पहली चीज़ तो ये, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको बायफाइलर वाइंडिंग और रेजिस्टिविटी इफेक्ट को कम करने के लिए या इंडक्टिव इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। थोड़ा मैं आपको क्या इसके बारे में इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ इनके मेथड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। अब आप पहले समझिए लो टाइप का रेजिस्टेंस, कि लो टाइप का रेजिस्टेंस क्या है, जो कि आपकी वैल्यू किसके अंदर होगी, 1 ओम से लेके, नहीं 1 ओम से जितनी भी नीचे की वैल्यू होंगी वो क्या आएंगे, लो टाइप के रेजिस्टेंस के अंदर आएंगे, जो कि आपके मेथड होंगे इसमें लो टाइप के अंदर वो इसमें आएंगे। अब आप समझ गए, आपको टिक करने के लिए आ सकता है कि सपोज दैट आपके एग्जाम में आगे 0.9 ओम का अगर आपका लो मतलब कोई वैल्यू है वो किस कैटेगरी में आएगा, तो आप कहोगे वो लो टाइप के अंदर, क्योंकि 1 ओम से कम है ना ये, इस वजह से आप इस पर टिक करोगे 0.9 पे। अब इसके मेथड रेजिस्टेंस के, तो पहला जो मेथड है पोटेंशियोमीटर मेथड। आप समझ लो पोटेंशियोमीटर मेथड जो आपका है वो किसके टाइप का, कौन सी वैल्यू को मेजर करेगा, वो लो टाइप के रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करेगा। दूसरा है आपका केल्विन डबल ब्रिज मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो केल्विन डबल ब्रिज मेथड है वो भी आपके क्या 1 ओम से जो नीचे की वैल्यू होंगी रेजिस्टेंस के उनको मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे, राइट। वो मैं आपको डिस्कस करूँगा कि कैसे इससे मेजर करते हैं। हर एक सेपरेट वीडियो में हर एक मेथड को मैं अच्छी तरीके से डिस्कस करूँगा, हर एक फॉर्मूले को ड्राइव करूँगा और हर एक सर्किट को मैं इसके अंदर लेके आऊँगा कि सर्किट किस तरीके से आप बनाते हो और उस सर्किट से आप कैसे वैल्यू को फाइंड करते हो, राइट। तो ये तो आपका हो गया लो की बात। अब आते हैं मीडियम टाइप की। मीडियम टाइप का रेजिस्टेंस होता है वो उसकी क्या होती है, 1 ओम से लेके 100 किलो ओम तक के बीच की वैल्यू को मेजर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ओम से लेके 100 किलो ओम के बीच में कौन सी वैल्यू आएंगी, मीडियम टाइप के, और 1 से कम किस में आएंगी, लो टाइप में। तो इसके क्या क्या मेथड है। सबसे पहला मेथड है इसका वोल्ट मीटर अमीटर मेथड, जो आपका क्या करेगा, वोल्ट मीटर अमीटर मेथड आपने क्या होगा अपनी इलेक्ट्रिकल सर्किट मेजरमेंट के लैब में आपने प्रैक्टिकल भी करके देखा होगा आपने कि जो आपके एनालॉग मल्टीमीटर या मीटर होते हैं वो आपके जो सर्किट में जो वैल्यू को मेजर करके बताता है उसकी वैल्यू क्या मेजर करता है, 1 से लेकर 100 तक के बीच में होते हैं ना मीटर। तो ये इसलिए आता है मीडियम टाइप की रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ भी रखा होगा। इसकी क्या होती है, सर्किट होता है जिसके अंदर आप क्या यूज़ करते हो, 4 उसके क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। इस तरीके से आपका कोई सर्किट है उसके अंदर 4, मैं ये आपको डिस्कस करके बताऊंगा सेपरेट वीडियो में कि
कैसे इसके आपने पढ़ रखा होगा P/Q बराबर R/S, इन सब चीज़ों को मैं इसमें बैलेंस ब्रिज, अनबैलेंस ब्रिज, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। आप ये समझ लीजिए अभी आप व्हीटस्टोन ब्रिज आपका, अभी आप ये समझ लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज आपका क्या करेगा, मीडियम टाइप के रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका चौथा ओम मीटर, फिर है कैरी फॉस्टर ब्रिज मेथड या स्लाइड वायर ब्रिज। इसका दूसरा नाम आप समझ लीजिए, कैरी फॉस्टर ब्रिज मेथड का आप दूसरा नाम क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज मेथड। आपको पूछ सकता है गवर्नमेंट एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है कैरी फॉस्टर ब्रिज आपका किस चीज़ की वैल्यू को मेजर करता है, आप बोलोगे मीडियम टाइप के रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करता है। पूछ सकता है केल्विन डबल ब्रिज मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं, आप बोलोगे लो टाइप के रेजिस्टेंस को वैल्यू को मेजर करते हैं। पोटेंशियोमीटर लो टाइप के वैल्यू को मेजर करने के लिए, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपका हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मेथड क्या है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 100 किलो ओम से ज़्यादा होगी। 100 किलो ओम से जितनी भी वैल्यू रेजिस्टेंस की होंगी उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे हाई टाइप के रेजिस्टेंस को। अब इसके क्या क्या मेथड है वो आप समझिए। सबसे पहला मेथड है लॉस ऑफ चार्ज मेथड, दूसरा है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, तीसरा है मेगर। मेगर आपका क्या होता है, एक तरीके से कंडक्टर होता है, कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, एक इंसुलेशन होता है, उस इंसुलेशन का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, मेगर यूज़ करते हो। और उसका आपने देखा होगा अंडरग्राउंड केबल है या ओवरहेड लाइन केबल है, उनका रेजिस्टेंस कंडक्टर काफ़ी हैवी यूज़ किए जाते हैं, कब, क्योंकि उसमें वोल्टेज या करंट की वैल्यू को ज़्यादा फ्लो कराया जाता है। इसकी वजह से उसका क्या है, कंडक्टर के इंसुलेशन का बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। इस वजह से इसको रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेगर यूज़ करते हैं। मैं अलग सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा, इसके सर्किट को बना के आपको कैसे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट को किस तरीके से केबल का हम चेक करते हैं वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। क्या क्या मटेरियल का होता है, किस डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है आपका मेगा ओम मीटर, ये भी आपका क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो पहली चीज़ है कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट शुड भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, राइट। फिर है किस मटेरियल का आपका रेजिस्टेंस होना चाहिए, मैग्नीन का, कंस्टेंटन का या कॉपर का। फिर है रेजिस्टिविटी शुड भी हाई, रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या सीबैक इफेक्ट आपका नहीं होना चाहिए, यानी कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या सीबैक इफेक्ट क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपका क्या है, एक रेजिस्टेंस के अंदर। अब बात आती है कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या सीबैक इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या इंडक्टिव इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, या कैपेसिटिव इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सीबैक इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिवर्सेबल स्विच यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है टू रिड्यूस द थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या सीबैक इफेक्ट वी यूज्ड रिवर्सेबल स्विच। आप क्या यूज़ करते हो, रिवर्सेबल स्विच को यूज़ करते हो, राइट। तो आप थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद अब आता है आपका सीबैक, वो आपका बायफाइलर वाइंडिंग है। उससे पहले आप समझिए कि आपका जो बायफाइलर वाइंडिंग है वो क्या काम करती हैं। तो बायफाइलर वाइंडिंग इज़ यूज टू एलिमिनेट इंडक्टिव इफेक्ट, यानी इंडक्टिव इफेक्ट को कम करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, बायफाइलर वाइंडिंग। आपकी इस तरीके से कुछ वाइंडिंग है, ये जो वाइंडिंग है मैंने सपोज दैट इसको बायफाइलर वाइंडिंग बोल रहा हूँ, तो इस बायफाइलर वाइंडिंग को यूज़ करते हैं टू एलिमिनेट इंडक्टिव इफेक्ट को कम करने के लिए। आप समझ जाइए, बायफाइलर वाइंडिंग को यूज़ करें इंडक्टिव इफेक्ट को कम करने के लिए, और थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या सीबैक इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, रिवर्सेबल स्विच, राइट। नेक्स्ट है आपका टू एलिमिनेट कैपेसिटी इफेक्ट वी यूज्ड ऑरेंटन या पेरी वाइंडिंग, यानी ऑरेंटन पेरी वाइंडिंग हम यूज़ करते हैं कैपेसिटी इफेक्ट को कम करने के लिए, राइट। आपको तीनों मेथड आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए कि कौन सा मेथड आप किस जगह पे यूज़ कर रहे हो, यानी कि कैपेसिटी इफेक्ट को कम करने के लिए ऑरेंटन पेरी वाइंडिंग यूज़ कर रहे हो, बायफाइलर वाइंडिंग इज यूज टू एलिमिनेट द इंडक्टिव इफेक्ट, एंड टू रिड्यूस थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या सीबैक इफेक्ट वी यूज टू रिवर्सेबल स्विच। आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या चीज़ बताई, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की कैटेगरी बताई थी, और दूसरा मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट, कैपेसिटी इफेक्ट या बायफाइलर वाइंडिंग इफेक्ट को मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा लो टाइप के रेजिस्टेंस के जो दो मेथड बताए थे उन मेथड के बारे में डिस्कस करना, कि कैसे मेथड को आप यूज़ करोगे, किस तरीके से वैल्यू को फाइंड करना, ये सारी चीज़ें मैं एक एक सेपरेट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ, राइट। अब ऐसे ही आप लोग बस लेक्चर पे बने रहिए, आपको मैं हर एक दिन एक लेक्चर आपको अपलोड करूँगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी डाउट आता है किसी भी स्टूडेंट को, वो मुझे कमेंट कर सकता है,
पर्सनली मैसेज कर सकता है या पर्सनली मुझे कॉल कर सकता है। आप मुझे कभी भी एनी टाइम आप कॉल करिए, नो प्रॉब्लम, पर आपके डाउट आपके क्लियर होने चाहिए। सेकंड बात ये है कि सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट अपने अपने नोट्स बनाइए, अच्छी राइटिंग में अच्छे नोट्स बनाइए, जिससे कि आपकी क्या है, आपको एक तैयारी करने में आपको एक अच्छा मोटिव मिलेगा कि आपके नोट्स प्रॉपर बने होंगे तो आपको अच्छा लगेगा तैयारी करने में, और आपके प्रॉपर एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके नोट्सों से। नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है कि आपके नोट्स बिल्कुल की पॉइंट में आपके नोट्स होने चाहिए। डिस्क्राइब में आप भी बना सकते हो, डिस्क्राइब करना है, पर ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करके नोट्स ना बनाएं जो एग्ज़ाम में नहीं आती हैं। अब आपके टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, आप बस मेंटेन करिए अपने नोट्सों को और कम से कम चीज़ों को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्कस करिए। उनसे जो कम चीज़ें निकलेंगी उनको अपनी माइंड में अच्छी तरीके से सेट कीजिए, उनको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करिए। कहने का मतलब ये है आपसे, आप नोट्स ज़्यादा बनाओ पर उनसे जो कंटेंट जो निकल के आ रहा है मेन उसको कम से कम अपने माइंड में रखिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कम से कम पॉइंटों से ही निकलेगा। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि आजकल जो एग्ज़ाम है वो उसमें बहुत ही शॉर्ट नोट में या बहुत ही शॉर्ट की में आपके आंसर पूछे जा रहे हैं। तो आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको लेक्चर भी दूंगा, आप बस थोड़ा सा लेक्चर पर बने रहिए, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द वेरी